अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुआज़ है। आज हम बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ है। हम बहुत सुनते हैं इसके बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आर्म फोर्सेस हैं, कोई कहता है जज हैं, तो कोई कहता है कुछ है। लेकिन आज हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट है क्या? एस्टेब्लिशमेंट वो लोग होते हैं जो मुल्क की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं, या जिनकी राय जो है और जिनका हुक्म जो है बड़े मायने रखता है किसी भी मुल्क में। अब आप बात करते हैं कि अमेरिका की, कि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में पेंटागन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे हम जानते हैं कि बराक ओबामा जब पावर में आए तो उन्होंने कहा मैं फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकालूंगा। बड़ा उन्होंने रौला डाला, इस चक्कर में उन्होंने उसामा बिन लादेन को भी मरवा दिया। अब पता नहीं मरवाया था कि नहीं, लेकिन उन्होंने, चले मान लेते हैं मरवा दिया और दोबारा इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर भी वो फोर्सेस नहीं निकाल सके अफगानिस्तान से। 8 साल हो गए। उसके बाद जी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप बने प्रेसिडेंट अमेरिका के। उन्होंने बड़ा रौला डाला कि मैं निकालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं तो चाइना के साथ सीधा हो जाऊंगा, रशिया को ये कर दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ उसमें से। फिर जी आए बाइडेन। उनके दौर में अमेरिकन फोर्सेस जाके निकली अफगानिस्तान से। तकरीबन 12 साल लगे फोर्सेस को निकालने से, हालांकि गोल अचीव हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका में वायलेंट शूटिंग होती है, कि लोगों को, मतलब आप वेपन बचा लेके स्कूल चला जाता है और वहां जाके फायर खोल देता है एक ऑटोमेटिक राइफल का, और उससे क्या होता है कि बच्चे मारे जाते हैं। अब देखा जाए तो इस पे बैन होना चाहिए कि वेपन किसी को रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में कि अगर आपने वेपन रखना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। उन्होंने कोशिश भी की कि इस पे हम लॉज ला सकें, लेकिन वो लॉज आज तक नहीं आए। इतने बच्चे मारे गए, क्यों नहीं आए, किसने नहीं आने दिए, ये साफ हमें बताता है कि अमेरिका की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसने कभी लाने नहीं दिए। वो इतनी पावरफुल है कि वो डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। इससे दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि अमेरिका में हमें एक साफ पिक्चर नज़र आती है कि अमेरिका में पेंटागन, और दूसरी चीज़ उधर के बिजनेसमैन कम्युनिटी के पास बहुत पावर है, वो मेन डिसीजंस बनाते हैं। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं और अपने बॉर्डरिंग कंट्री को देखते हैं, इंडिया को, नेबर कंट्री जो हमारा है। उसमें क्या चक्कर है? उसमें आप देखेंगे तो आपको वाज़ेह एक चीज़ नज़र आएगी कि उसमें जो पावर है, वो बिज़नेसमैन कम्युनिटी होल्ड करती है। जैसे आप सबको याद होगा कि मोदी के टाइम पे राफ़ाएल डील का बड़ा चर्चा हुआ कि इसने करप्शन की है, और अंबानीज़ को इसने बड़ा वो मराद दी है, फ़ेवर दी है। लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन थी और उसमें किसी को ना पकड़ा गया, ना कुछ हुआ, और वो बातें सारी मीडिया में क्लोज़ हो गई। उन्होंने मीडिया को प्रॉपर मैनेज किया और मीडिया ने जो इल्ज़ाम लगा रहे थे उनके ऊपर ही चढ़ गया, कांग्रेस के ऊपर, और कुछ भी नहीं हो सका। अब ये आपको एक और चीज़ बताती है कि इंडिया में बिजनेसमैन कम्युनिटी के पास बहुत ज़्यादा पावर है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि मोदी के टाइम पे स्टार्टिंग में कि मोदी ने ट्राई की कि मैं चाइना के साथ बड़ी ना यारी दोस्ती बनाऊं। फिर क्या हुआ कि जी उनके बॉर्डर पे ना वो छिड़ गई, मतलब टफ टफ शुरू हो गया तो फायरिंग शुरू हो गई, और वो सारी जो बातें थी वो डिसमेंटल हो गई और सारी टॉक्स खत्म हो गई, और कुछ भी नहीं हो पाया। अब बात यह है कि किसने ये किया? इंडिया की साइड से स्टार्ट हुआ था, और ये किसने कराया था? बड़ा अहम सवाल है। तो आपको इससे एक और चीज़ पता लगती है कि उनके जो शो किया जाता है कि भाई नहीं, हमारे हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, ये आपको बताता है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उधर भी डीप स्टेट पाई जाती है। अच्छा, ये तो होगी। तो अब हम बात करते हैं वतन अजीज की, कि पाकिस्तान में क्या चक्कर है। कि पाकिस्तान में भी कुछ चक्कर मिलता जुलता ही है, कोई इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कि शरीफ फैमिली की एक मिसाल देता हूँ, कि नवाज शरीफ ने, जनवास नवाज हुआ करते थे, उनको BMW की ऑफर की गई, या BMW लें और हमारे साथ मिल के चलें। उन्होंने इनकार कर दिया मानने से, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई ऑन ड्यूटी। जिसका इल्ज़ाम उनकी फैमिली नवाज शरीफ पे लगाती है कि इन्होंने स्लो पॉइजन दिया था। अच्छा, ये इल्ज़ाम ये अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ, यहाँ तहकीकात ही नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हम एक और चीज़ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है शरीफ फैमिली की तरफ से। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी वर्दी भी उतारी और प्रेसिडेंटशिप भी छोड़ी, और वो मुल्क से बाहर चले गए, और उन पे केस चला आर्टिकल 6 का, जिसको गद्दारी कहा जाता है। अब सारे ये सोचें एक बार कि भाई, एक मुल्क का सरबराह और एक्स आर्मी चीफ और इतना पावरफुल बंदा, अगर आर्मी और उसका इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल होता तो वो कभी केस चलने देता? और चल भी गया, चले, उसका फैसला कभी आने देता? पॉसिबल ही नहीं था उसका फैसला आता कभी। लेकिन ये चीज़ आपको साबित करती है कि जो हम दावा करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हैं, वो एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं हैं।
अब अगर हम बात करें, एक तरफ शरीफ फैमिली को रखें और एक तरफ आर्मी को रखें, तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे, वो उधर से बच गए। मरीम नवाज ने नैब पे हमला किया, वो उधर से बच गई। और उन्होंने क्या कहते हैं, आइन की भी धज्जियां उड़ाई, ये जो बंदे बुंदे खरीदे सारे। उसके बाद इसहाक डार ने, जिन्होंने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था कि मैं फ्रंटमैन था शरीफ फैमिली का, वो भी बच गए। इससे आपको एक चीज़ पता लगती है कि पावर का जो सरचश्मा है वो आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, वो कहीं और विलाय कर रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि ये मीडिया को कॉल करते हैं और मीडिया से कहते हैं आपने ये खबर चलानी है और ये नहीं चलानी, इस तरह मीडिया को करना है, ये करना है। अब इसमें आप देखें कि मीडिया मैनेज कौन कर रहा है, जो आपके सामने है, शरीफ फैमिली। उसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिस अब्दुल कयूम की ऑडियो आती है। उसके बाद ये भी हालिया जो ऑडियोज़ लीक हुई, उसमें आपने एक बात सुनी कि जज को मैनेज करना है। अब ये जज कौन मैनेज कर रहा है? इल्ज़ाम तो हम लगाते हैं कि आर्मी करती है या आईएसआई करती है, लेकिन वो तो अपने मुँह से कह रहे हैं कि भई हम करते हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। मीडिया को मैनेज करना, उसके बारे में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। इससे आपको एक चीज़ पता लगती है कि जितना इल्ज़ाम दिया जाता है आर्म्ड फोर्सेस को, वो उतनी नहीं है गंदे इस मामले में। उसके बाद आप देखें बिजनेसमैन कम्युनिटी किस तरह हावी होती है, या मीडिया। अब ये जो मीडिया वाले होते हैं, ये बड़े बड़े जो एंकर पर्सन हैं, ये जाते हैं और हर बंदे से मिलते हैं और अपनी एक राय रखते हैं, और वो राय का बरमला इजहार करते हैं टॉक शोज में या पर्सनल मीटिंग्स में। अब टॉक शोज में वो कैसे करते हैं कि भाई इमरान खान बहुत फैशिस्ट है, या फलाना बहुत फैशिस्ट है, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, वो टॉक शोज हर जगह देखे जाते हैं। बिजनेसमैन कम्युनिटी भी देखती है, अस्करी कम्युनिटी भी देखती है, और पॉलिटिशियंस भी देखते हैं बैठ के। वो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कहते हैं यार इसकी बात में दम लग रहा है, ये चीज़ें हैं। तो वो उनका एक दिमाग बनता है, जैसे एक आम आदमी का बनता है, एक आम आदमी की राय बनती है, वही चीज़ें ये करते हैं। फिर जब किसी सहाफ़ी को पकड़ा जाता है, तो वो फिर कहते हैं आज़ादी है, इजहार राय मजरूह की जा रही है। अब सारे पकड़े जा सकते हैं। पॉलिटिशियन को पकड़ लिया आपने, फौजियों को पकड़ लिया आपने, ब्यूरोक्रेसी को पकड़ लिया, ये मीडिया वाले क्यों नहीं पकड़े जाते? सवाल तो यहाँ पे उठता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये मल्टीपल चीज़ों का नाम है। मल्टीपल लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं कुछ, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स भी कुछ हैं बैठे हुए, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें जजेस भी हैं, और जिसमें मीडिया के एंकर पर्सन्स भी हैं। ये सारे मिलके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बनाते हैं। मसला ये है कि क्योंकि आर्मी का नैरेटिव इतना कमज़ोर रहा है, और आर्मी की बात इस तरह नहीं कर सकती जैसे कि पॉलिटिशियन करता है। जैसे मियाँ साहब ने सब कुछ कर लिया, और मियाँ साहब ने एंड पे कहा कि मुझे क्यों निकाला। मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले किए, आपने जजेस मैनेज किए, आपने करप्शन की, आपने चीफ्स को हटाया, जनरल मुशर्रफ से पहले जो आर्मी चीफ था उनसे इस्तीफा लिया गया। मतलब आपने सब कुछ किया, और एंड पे आपने कहा मुझे क्यों निकाला, और वो हमने कहा ये बात तो ठीक कर रहे हैं। ये सियासतदान के पास मेन पावर होती है कि अपना नैरेटिव बेच सकता है, जो कि एक सरकारी अफसर वो नहीं ये कर सकता। वो कुछ बाउंड्रीज के अंदर लिमिटेड होता है, जिसमें उसने रह के अपना रोल अदा करना होता है। तो ये एक वीडियो थी समझाने के लिए कि आपको समझ आए कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क में क्या है और बाकी दुनिया में क्या है, और कौन किससे किस तरह फ़ायदा उठाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।